हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। आई एम बायोलॉजी फैकल्टी इन रेजिडेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास 10th का जो साइंस एग्जाम है वो 10th मई को कंडक्ट हो चुका है। तो आज हम उसी पेपर के बायोलॉजी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड 31411। पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 15 क्वेश्चंस हैं और 15 क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। तीन सेक्शन में उन्होंने क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है। सेक्शन ए कंटेन्स 1 to 7 क्वेश्चन एंड ईच कैरी 2 मार्क्स। ए सेक्शन में 7 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के लिए, हर करेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर अलॉटेड हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी विच कंटेन 8 to 13 क्वेश्चन। 8 to 13 क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन बी में आते हैं और उसके लिए जो मार्क्स अलॉटेड हैं वो हैं 3 मार्क्स ईच for each correct answer. Section C contains question from 14 to 15 and each correct answer will be given 4 marks, will be allotted with the 4 marks. Each correct answer के लिए 4 marks दिए जाएंगे। So इस तरीके से उन्होंने 15 क्वेश्चन को यहाँ पर 3 सेक्शंस पे डिवाइड कर रखा है, that is section A, B and C. Let's see the first question from biology section. Third question, that is using height, tallness or dwarfness of a plant as an example, show that genes control the characteristics or traits in an organism. एक trait को use करके, that is tallness and dwarfness, it's a trait for the height of a plant. Plant की height के लिए उन्होंने एक trait use किया है, tallness और dwarfness. इसको हमें एज अ एग्जाम्पल लेना है, शो दैट जीन्स, और हमें ये प्रूव करना है दैट जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। जो जीन होता है वही जो ऑर्गेनिज्म के फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ये हमें समझाना है थ्रू द आंसर। तो वी नो दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स that can trigger growth. ये हमें पता है, प्लांट्स जो होता है बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं। अब प्लांट की जो हाइट है वो भी किसी ना किसी हार्मोन की वजह से उस हार्मोन से स्टिमुलेट होती है। जो उसकी हाइट है वो किसी ना किसी कोई ना कोई हार्मोन है जो उसको स्टिमुलेट करता है, उसकी हाइट को स्टिमुलेट करता है। द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल बी डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट. Consider now an enzyme that is important for this process. If this enzyme works efficiently, a lot of hormone will be made and the plant will be tall. जैसा कि हम जानते हैं प्लांट बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है और जो हार्मोन होते हैं उसमें से कोई हार्मोन जो होता है उसकी प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो हार्मोन उसकी प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए जीन जो है, उस जो जीन होता है वही उस हार्मोन को ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो एंजाइम इफिशिएंटली वर्क करता है और सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो प्लांट विल बी टॉल। तो जो प्लांट होगा वो टॉल होगा। हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है और एफिशिएंटली वर्क कर रहा है तो प्लांट टॉल होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर वो जो एंजाइम है वो सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑल्टरेशन इन जीन, इफ द जीन फॉर दैट एंजाइम, उस एंजाइम के लिए, उस हार्मोन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसमें कोई ऑल्टरेशन हो जाता है तो वो एंजाइम लेस एफिशिएंट हो जाएगा और उस वजह से जो प्लांट हार्मोन होगा वो सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज नहीं होगा और प्लांट की हाइट शॉर्ट हो जाएगी, प्लांट डॉफ रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो जीन है वो कंट्रोल कर रहा है एंजाइम को, प्लांट के हार्मोन को, उसके सिक्रीशन को, और जो प्लांट हार्मोन है वो कंट्रोल कर रहा है प्लांट की हाइट को। तो इनडायरेक्टली जीन ही है जो प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके टॉलनेस और उसके डॉफनेस के लिए जीन ही रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज द आंसर। इसी की ही चॉइस में जो क्वेश्चन था, क्वेश्चंस जो हैं सेक्शंस में दिए गए हैं वो चॉइस के साथ दिए गए हैं। जो स्टूडेंट हैं अगर उन्हें क्वेश्चन नहीं आता है तो वो दूसरा जो चॉइस में क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो सेकंड चॉइस थी वो क्वेश्चन की थी, इन अ क्रॉस बिटवीन रेड कलर्ड एंड वाइट कलर फ्लावर्स, एक तो रेड कलर का फ्लावर है और एक वाइट कलर का फ्लावर है, व्हेन प्लांट्स विथ रेड कलर, जब हम रेड कलर के फ्लावर को, ये हेरिडिटी से लिया गया है क्वेश्चन, जब हम रेड कलर के फ्लावर को
फ्लावर की F1 जनरेशन को, जब हम रेड कलर की F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, उसको सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं, देन द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन, तो जो F2 जनरेशन के प्लांट्स हैं दे कंटेन 75% ऑफ प्लांट्स विथ रेड फ्लावर्स। तो जो F2 जनरेशन हमें देखने को मिलेगी उसमें 75% प्लांट्स तो रेड ही होंगे एंड 25% ऑफ प्लांट्स विल बी विद हैव व्हाइट फ्लावर्स। तो उसके अलावा जो 25% होगा उसमें व्हाइट फ्लावर्स हमें देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन क्या आता है, इट्स अ केस स्टडी, एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। यहाँ पे हमें इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स बताना है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। हमें एक फ्लो चार्ट की मदद से ये पूरा सिनेरियो समझाना है along with the ratio of the plants obtained, और जो प्लांट्स हमें एज अ रिजल्टेंट मिलते हैं आफ्टर द क्रॉस उसे हमें उसका रेशियो बताना है, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स विल बी एज फॉलोज। जैसा कि हमने कहा यहाँ पे रेड कलर का फ्लावर है और व्हाइट कलर का प्लांट, व्हाइट फ्लावर प्लांट है, एक प्लांट में व्हाइट फ्लावर है, एक प्लांट में रेड फ्लावर है। तो इनके गैमीट्स हमने बना लिए हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर हमने F1 जनरेशन निकाला, दिस इज F1 जनरेशन विच कंटेन्स ऑल रेड फ्लावर प्लांट, जिसमें सारे प्लांट रेड कलर के होंगे। जब हम इसी F1 जनरेशन की क्रॉसिंग कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो हमें 75% जो हैं रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट देखने को मिलेंगे और 25% जो हैं व्हाइट फ्लावर के प्लांट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 3:1 एंड जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा 1:2:1। ये तो हमें पता ही था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के स्टैंडर्ड फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होते हैं, हमें बस इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाना था। नाउ mention the function of placenta, fallopian tube, uterus and ovary in the human female reproductive system। ये हमें पता था कि human female reproductive system important पोर्शन होता है रिप्रोडक्शन चैप्टर में से, तो उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फंक्शन बताने हैं प्लेसेंटा के। पहले प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, ये एक इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन द फीटस, बिटवीन द ग्रोइंग फीटस एंड द वूम ऑफ द मदर। मदर की वूम के बीच में और फीटस के बीच में एक इंटरकनेक्शन होता है टिश्यू का, टिश्यू लेवल पे ये एक इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन द ग्रोइंग फीटस एंड द मदर। तो प्लेसेंटा हेल्प करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो से रिमूवल करता है वेस्ट का, वेस्ट को रिमूव करता है। इस तरीके से प्लेसेंटा जो है एक इंटरकनेक्शन के फॉर्म में बिहेव करता है, जो फीटस के पास जितना भी वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है और ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और गैसेस एक्सचेंज में उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने में भी प्लेसेंटा हेल्प करता है। क्योंकि हमें पता है जो ग्रोइंग फीटस है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, उसे न्यूट्रिशन चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, इसीलिए उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम भी प्लेसेंटा ही करता है फ्रॉम द मदर। नेक्स्ट फेलोपियन ट्यूब, इट एक्ट्स एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमें पता है फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस, इट इज द साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जितने भी फर्टिलाइजेशन के बाद जितनी भी फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं फीटस की, वो यूट्रस में ही कैरी आउट होती हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जैसा कि मैंने कहा, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ये एक साइट होती है जहाँ पे जाके वो रेस्ट करता है और सारी डेवलपमेंट स्टेजेस वहीं पे ही कैरी आउट होती हैं थ्रू आउट द जेस्टेशन पीरियड। ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। हमें पता है ओवरी जो होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये क्या करती है, फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करती है, दैट इज ओवम प्रोड्यूस करती है, एंड ऑल्सो releases the female sex hormone, that is the estrogen and the progesterone. Estrogen, which is responsible for female sexual characters, and progesterone, which is the pregnancy hormone. Next question, the improvement in our lifestyle has led to the generation of large amount of waste material. List 2 reasons to justify this statement. ये environment में से लिया गया है question, which consists of some garbage. The change in packaging has resulted in waste और garbage वाले section से our environment chapter से question लिया गया है, becoming non-biodegradable. The change in packaging has resulted, question क्या है, हमें क्या समझाना है? The change in packaging has resulted in waste becoming non-biodegradable. Give 2 examples from our daily life. Justify this statement. हमें 2 statements given है, दोनों statements को justify करना है.
The improvement in our lifestyle have led to greater amounts of waste generation. ये तो हमें जानते ही हैं, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, हमारी लाइफस्टाइल हम अर्बनाइजेशन के टुवर्ड्स मूव करते जा रहे हैं, तो उस वजह से वेस्ट का जो जनरेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है. Increased use of paper or plastic plates, polythene, etc., aluminium foil, polythene in packaging industries have resulted large amount of waste accumulation. हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं which consist of plastics, polythenes, glasses, non-biodegradable substances, aluminium foil. ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. हम अपने लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफ की भागदौड़ में सब भूल गए हैं. बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल हमें कुछ ध्यान नहीं है, हम बस उनको यूज़ करते जा रहे हैं. हमें इसके सर्कमस्टेंसेस, इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, और पता होते हुए भी हम उन्हें यूज़ करते जा रहे हैं. तो एक तरीके से हम वेस्ट को एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, वेस्ट मटेरियल का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, और हम नॉन बायोडिग्रेडेबल के टुवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, उसका यूसेज ज़्यादा करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अपना काम करना है. हमें उसके डिटोरिएशन, उसके सर्कमस्टेंसेस से कोई मतलब नहीं है. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इट्स अ मॉरल बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली. सबके आंसर्स यहाँ पे, सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, बट हमें ओवरऑल जनरल व्यू रखते हुए इस आंसर को क्वेश्चन देना है. तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था, द इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल हैज लेड टू द जनरेशन. भले ही हमारी लाइफस्टाइल कितनी भी इम्प्रूव हो गई हो, द जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, बट हम वेस्ट का जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम कंटिन्यूस इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसको हम एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं. हम उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि और उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वेस्ट को एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज़ में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं. The change in packaging has resulted in waste. List 2 reasons to justify this statement. इसके लिए उन्होंने 2 रीज़न पूछे थे. जैसा कि बिल्कुल बेसिक जो एग्जांपल है, जब हम फूड पैक करते हैं फॉर आर लंच, फॉर आर ऑफिसेज एंड स्कूल्स, हम एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज ही है. दूसरा, हम कभी मार्केट वगैरह जाते हैं तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, हम कुछ नहीं देखते हैं, हम बस पॉलीथीन बैग्स उठाते हैं और उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, ये जानते हुए भी कि इनके सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे. द चेंज इन पैकेजिंग, जैसा कि हमने देखा, पैकेजिंग में जो चेंज होते जा रहे हैं, रिजल्टेड इन वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल. हम प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करते हैं, हम ऑनलाइन फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं, वो प्लास्टिक कंटेनर में ही आता है, वो भी मेटालिक कंटेनर में नहीं आता है, वो प्लास्टिक कंटेनर में आता है. हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम बस ऑर्डर करते हैं और उनको यूज़ करते हैं और फिर हम उसको थ्रो कर देते हैं इन एन ओपन एरिया. तो ये हम भले ही अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्रूव हो चुके हैं, बट हमारे जो अभी भी मैन मेड चीज़ों के लिए जो हम रिस्पॉन्सिबल थे, जो इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, इन्वायरमेंट को साइड इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल थे, वो हम अभी भी, वो एक्टिविटीज़ हम अभी भी करते जा रहे हैं. तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे इंटरलिंक्ड है. आप दोनों क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम ही जाएगा विद अ जनरल व्यू. नेक्स्ट, differentiate between binary fission in amoeba and binary fission in leishmania. Binary fission in amoeba में और leishmania में हमें डिफरेंस बताना है. बाइनरी फिजन, जैसा कि हम जानते हैं, जो इंडिविजुअल होता है, पेरेंट इंडिविजुअल होता है, वो डिवाइड होता है एज अ रिजल्ट ऑफ फिजन, एंड इट डिवाइड्स एंड इट फॉर्म्स इट्स डॉटर सेल्स. तो वो बाइनरी फिजन के केस में क्या होता है, वो 2 डॉटर सेल बनाता है, और वो जो दोनों डॉटर सेल होती हैं वो इंडिविजुअली ग्रो करती हैं. बट अमीबा के केस में क्या होता है, अमीबा इज इरेगुलर इन शेप. तो यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो इरेगुलरली होता है, वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, कोई पर्टिकुलर प्लेन में नहीं होता है, वो इरेगुलर इन शेप होता है, इसीलिए जो डिवीजन होता है वो भी इरेगुलर ही होता है. तो यहाँ पे इरेगुलर डिवीजन हमें देखने को मिलता है. ऑन द अदर हैंड, लिशमैनिया के केस में क्या होता है, जो पहला जो डिवीजन होता है वो फ्लैजिला से स्टार्ट होता है. पहले फ्लैजिला डिवाइड होता है एंड देन द कंप्लीट लिशमैनिया विल डिवाइड. जो लिशमैनिया होता है वो डिवाइड होता है, और ये एक सिंगल प्लेन में होता है, दैट इज इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन. तो यहाँ पे एक ही बेसिक जो डिफरेंशिएशन पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे इरेगुलर डिवीजन हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ अमीबा, एंड इन केस ऑफ लिशमैनिया हमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखने को मिलता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. How does reproduction takes place in malarial parasite? This is the second part of the same question. Malarial parasite कौन सा होता है? Malarial parasite is Plasmodium. This is an protozoan.
तो मलेरियल पैरासाइट में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है ये पूछा गया है। मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम में हमें मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है, मतलब जो सिंगल पेरेंट होता है वो डिवाइड होता है और आफ्टर डिविजन मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म। प्लाज्मोडियम प्रोड्यूसेस मैनी डॉटर सेल्स विच विल रिलीज्ड आफ्टर द रप्चर ऑफ दिस प्लाज्मोडियम। जैसे प्लाज्मोडियम रप्चर होता है वो सारे अपने डॉटर सेल्स को रिलीज कर देता है और वो इंडिविजुअली ग्रो करती हैं। तो इस तरीके से हमें मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम विच इज एन मलेरियल पैरासाइट। व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ, व्हाई आर ऑटोट्रॉफ कंसिडर्ड टू बी एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑल फूड चेन, स्टेट द रीजन फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन नेचर। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो 2 नंबर के ही थे, वो 2 नंबर ही कैरी करते हैं, 2 नंबर ही कैरी करते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं वो 3 नंबर के हैं, तो जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो भी उसी अकॉर्डिंग होगा। व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है, तो ये सेम क्वेश्चन 3 पार्ट्स में, 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये हम समझ सकते हैं कि हर एक पार्ट के लिए एक एक नंबर अलॉटेड है। The tropic level, the various steps in a food chain at which the transfer of energy takes place are known as trophic levels. Trophic levels क्या होता है, each successive food chain, ये एक food chain में जो animals present होते हैं जो एक particular place को place assign करते हैं, उनकी एक place जो होती है वो assign होती है। तो it's a various steps। Tropic level हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये बहुत सारी स्टेप्स होती है इन अ फूड चेन जहां से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है और उसी लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। ईच लेवल असाइन्ड विद द पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिकॉज प्लांट, अब जो सेकेंड पार्ट था इसी का वो था व्हाई आर ऑटोट्रॉफ्स कंसिडर्ड टू बी एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हम वो पूछ रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स को ही फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर क्यों रखा जाता है। बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड हेंस दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ही सबसे पहले सोलर एनर्जी को इंट्रैप करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद बनाते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड हेंस इन दिस वे दे एक्ट एज द प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं और वही फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। उसके बाद वो जो एनर्जी है वो आगे फॉरवर्ड होती है इन द नेक्स्ट सक्सेसिव लेवल्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल। जो लास्ट स्टेटमेंट था, स्टेट द रीजन फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन नेचर, वो बोल रहे हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ही क्यों होती है नेचर में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो होता है वो डिक्रीज होता है विद ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे हम न्यू ट्रॉपिक लेवल, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स में बढ़ते जाते हैं, दूसरे ट्रॉपिक लेवल्स में आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो एनर्जी फ्लो होता है वो कम होता जाता है। क्यों होता है, क्योंकि एक 10% लॉ यहाँ पे वर्क करता है, दैट इज जो प्रिमिटिव प्राइमरी स्टेप ट्रॉपिक लेवल होगा उसकी सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे फॉरवर्ड होती है। एनर्जी फ्लो डिक्रीजेस, तो जैसे जैसे हम सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स में बढ़ते जाते हैं एनर्जी फ्लो जो होता है कम होता जाता है। पहले प्रोड्यूसर से 10% जाता है, फिर कंज्यूमर से 10% जाता है, फिर टर्शरी कंज्यूमर से 10% जाता है। तो इस तरीके से सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे फॉरवर्ड होती है और बाकी जो 90% होती है वो लॉस्ट हो जाती है इन द एनवायरनमेंट। तो एनर्जी फ्लो डिक्रीज होता जाता है विद द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल एज ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। तो दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप तीनों पार्ट्स लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर इजीली अलॉट हो जाएंगे। In flowering plant, the pollen grains are transferred to stigma by pollination, but the female germ cells are present in the ovary. ये हमें पता है फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर आते हैं और फिर वो एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। तो फीमेल जर्म सेल्स, हमें पता है पोलन ग्रेन में क्या है, मेल गैमीट्स है, तो वो मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट तक किस तरह पहुंचते हैं यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ये हमें डायग्राम के थ्रू बताना है। सिंपल क्वेश्चन, बाय पॉलिनेशन ऑफ द फीमेल जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। फीमेल जर्म सेल कहाँ है, ओवरी में है, तो ओवरी तक वो कैसे पहुंचते हैं, फीमेल जर्म सेल तक कैसे पहुंचते हैं, तो यह हमें
डायग्राम के फॉर्म में बताना है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो यहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पर हमने पोलन ग्रेन लिया है जो पोलिनेशन के बाद स्टिग्मा पर लैंड हो जाता है। इसे हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, देन इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द स्टिग्मा एंड इट स्वेल्स अप। वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है एब्जॉर्प्शन की वजह से। अब वो जर्मिनेट होता है और फॉर्म करता है पोलन ट्यूब। यहाँ से वो जर्मिनेट होता है, स्वेलिंग की वजह से क्या हुआ, अब वो जर्मिनेट होगा, उनमें प्रेशर डेवलप होता है और वो जर्मिनेट हो जाता है और एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अब वो पोलन ट्यूब जो होती है रन करती है थ्रू द स्टाइल एंड इट एंटर्स, वो पोलन ट्यूब रन करती है थ्रू द स्टाइल एंड इट एंटर्स इनटू द ओवरी, वो ओवरी के अंदर एंटर कर जाती है। अब ओवरी के अंदर एंटर करने के बाद वो ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाती है। पोलन ट्यूब ओवरी में एंटर होने के बाद ओव्यूल में एंटर हो जाती है और उस पोलन ट्यूब में क्या थे, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ था तो उसने अपने 2 मेल गैमीट पोलन ट्यूब में रिलीज कर दिए थे। तो उसने अपने 2 मेल गैमीट पोलन ट्यूब में रिलीज कर दिए थे। तो वो जो 2 मेल गैमीट होते हैं वो भी पोलन ट्यूब के साथ साथ ओवरी में एंटर कर जाते हैं और फाइनली पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर उन दोनों मेल गैमीट को रिलीज कर देती है। तो बेसिकली पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब की मदद से मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हमें डायग्राम के थ्रू समझाना था, सिंपल क्वेश्चन था। सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट फैक्टर्स इन वेरियस, ये सेक्शन सी से लिया गया है क्वेश्चन, विच कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट फैक्टर्स इन वेरियस स्पीशीज। जो सेक्स होता है इंडिविजुअल का वो डिटरमाइंड होता है बहुत सारे फैक्टर्स से। सम animals rely entirely on the environmental cues, while in some other animals the individuals can change their sex during their lifetime, indicating that sex of some species is not genetically determined. कुछ लोगों का ये मानना है कि जो सेक्स है, सेक्स ऑफ सम स्पीशीज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। However, in human beings, the sex of an individual is largely determined genetically. बट ह्यूमन बीइंग के केस में जो सेक्स होता है इंडिविजुअल का वो जेनेटिकली ही डिटरमाइंड होता है। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है इस केस में, ये केस स्टडी था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, इन व्हाट वे द सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y डिफरेंट इन साइज। वो क्वेश्चन पूछ रहा है किस वे में या किस बेसिस पे एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से डिफरेंट है। हमें पता है 2 तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वन इज एक्स एंड द अदर वन इज वाई। तो एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से किस तरीके से डिफरेंट है। एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकली लॉन्गर होता है देन वाई क्रोमोसोम। नेम द मिसमैच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में पाए जाने वाले मिसमैच पेयर को, सेक्स क्रोमोसोम के मिसमैच पेयर को बताइए। ह्यूमन बींग्स में कौन सा मिसमैच पाया जाता है सेक्स क्रोमोसोम का। तो ह्यूमन बींग्स में जो मिसमैच पेयर पाया जाता है वो होता है XY विच रिजेंबल्स मेल। XY टाइप का जो क्रोमोसोम पेयर होता है वो मिसमैच होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमें बिल्कुल सीधा और सिंपल आंसर था इसका। राइट द नंबर ऑफ पेयर और पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। हमें नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बताना है जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल कितने इजी क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन विच 1 पार्ट ऑफ द पेरेंट मेल और फीमेल परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। पहले उन्होंने बोला था मिसमैच पेयर, अब वो बोल रहे हैं परफेक्ट पेयर। तो बिल्कुल कोरिलेटेड आंसर है। वो मिसमैच था तो ऑफकोर्स परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होगा। कौन सा होगा? दैट इज फीमेल वाला। जो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दैट इज XX, वो परफेक्ट होगा क्योंकि इसी के ही पहले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, मिसमैच पेयर बताया था जिसमें हमने XY को लिया था। तो ऑफकोर्स जो परफेक्ट पेयर होगा वो XX ही होगा। तो इसका जो सी पार्ट है दैट इज साइटिंग 2 एग्जाम्पल जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड जेनेटिकली। वो बोल रहा है हमें कुछ 2 एग्जाम्पल ऐसे बताना है जिसमें इंडिविजुअल का जो सेक्स है वो जीन्स डिटरमाइन नहीं कर रहा है, मतलब जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है वो है टर्टल स्पीशीज का। टर्टल के केस में क्या होता है, अगर इसके जो एग्स हैं वो कूलर नेस्ट से हैच होते हैं तो फिर वो हैच होंगे एज मेल,
आई एम रिपीटिंग, जो टर्टल का जो टर्टल स्पीशीज के केस में क्या होगा, उसके जो एग्स हैं अगर वो कूलर नेस्ट से हैच होते हैं तो वो हैच होंगे एज मेल। ऑन द अदर हैंड अगर उसके जो एग्स हैं वो वार्मर नेस्ट से हैच होते हैं तो फिर वो प्रोड्यूस करेंगे फीमेल। अगर वो वार्मर नेस्ट से प्रोड्यूस होंगे उसके एग्स तो उसके एग्स जो हैं वो हैच होंगे एज फीमेल। तो मतलब ये ऐसा केस है जिसमें जीन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल होता है स्नेल के केस में। स्नेल के केस में जब स्नेल दूसरी स्नेल के एसोसिएशन में होता है, दूसरे दो स्नेल जब एक एसोसिएशन में पाए जाते हैं तो उनका जो लार्वा प्रोड्यूस होता है तो वो प्रोड्यूस करते हैं मेल लार्वा। अगर वही स्नेल अलोन कोई अपना जो लार्वा प्रोड्यूस करता है तो वो अपना लार्वा प्रोड्यूस करता है एज फीमेल। मतलब जब दो स्नेल एसोसिएशन में पाए जाते हैं तो वो मेल लार्वे को प्रोड्यूस करते हैं, और जब सिंगल स्नेल अपने लार्वे को प्रोड्यूस करता है तो वो सिंगल और अलोन एक फीमेल लार्वे को प्रोड्यूस करता है। तो एक तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, ये आउटर कंडीशंस हैं, यहाँ पे कोई जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, और यही हमें इस तरीके से दो एग्जाम्पल को यहाँ पे बताना था। इजी क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं था इसमें। लास्ट क्वेश्चन विच इज इन चॉइस फ्रॉम द 15th वन, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू शो दैट सेक्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली इन ह्यूमन बींग्स। हमें सेक्स डिटर्मिनेशन का फ्लो चार्ट बताना था। सिंपल सेक्स डिटर्मिनेशन इज एज फॉलोज। हम जानते हैं ओवम इज द फीमेल गैमीट एंड स्पर्म इज द मेल गैमीट विच कैरीज XX सेक्स क्रोमोसोम, एंड इन केस ऑफ स्पर्म इट कैरीज XY सेक्स क्रोमोसोम। जब यहाँ पर X कंबाइन होता है, X फ्यूज होता है with this X chromosome coming from the sperm, then it will form the female zygote। तो यहाँ पे हमें फीमेल जायगॉट देखने को मिलेगा। ये हमें पता है XX जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एसोसिएशन होती है, वो रिजेंबल करती है फीमेल को। जब X कंबाइन होता है विद द X क्रोमोसोम तो वो फीमेल जायगॉट प्रोड्यूस करेगा, और अगर ये X क्रोमोसोम जो कि ओवम का था वो Y क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होता है जो कि स्पर्म से मिला था, तो फिर वो मेल जायगॉट को प्रोड्यूस करता है। तो इस केस में हमें 50% फीमेल और 50% मेल जायगॉट की प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है। इस तरीके से हम सेक्स डिटर्मिनेशन को यहाँ पर समझा सकते हैं। तो ये थे हमारे बायोलॉजी क्वेश्चंस जो हमने क्लास 10th के डिस्कस करे, जो कि अभी 10th में 2022 को कंडक्ट किया गया है। So that's all about the question. Thank you.